हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम लोग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक बहुत ही डरावना चैप्टर, लेकिन है वो काइनेमेटिक्स का ही पार्ट। और इसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, एकदम काइनेमेटिक्स टाइप इसमें फील आती है। जैसे काइनेमेटिक्स में वेरिएशन होता है वैसा ही वेरिएशन होता है। अब इस चैप्टर को अगर आप पढ़ चुके हैं और रिवीजन करना है तो कैसे रिवीजन करेंगे? तो आप चैप्टर के कंप्लीट थ्योरी जो आपने नोट्स बनाए हैं या आपके पास में इजी है शॉर्ट नोट्स, उसे देख लीजिए और एक एक चीजों को लिख के रिवाइज करिए। चाहे टाइम ज्यादा लगे लेकिन लिख के रिवाइज करिए। याद ना आए तो बीच में एक दो बार देख भी लीजिए क्या छूट रहा है, क्या आपने लिखा, पूरा लिख लीजिए, फिर एक बार मिलाइए, फिर लिखिए जो चीजें छूट गई है। तो इस तरीके से करिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लिख लिख के रिवीजन करते हैं और शुरू करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू करते ही सबसे पहले हम समझते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन होता है जो अपने पाथ को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करे। अगर वो फिक्स इंटरवल नहीं है, रिपीट कर रहा है और फिक्स इंटरवल नहीं है, तो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। मतलब उसको रिपीट करने में एक फिक्स टाइम पीरियड लगना चाहिए, तभी पीरियोडिक होगा। जैसे मान लो 1 घंटे में ये यहां से यहां तक आया और 2 घंटे में फिर यहां से यहां तक आया, तो पीरियोडिक नहीं हुआ ना, इसका पीरियड बदल रहा है। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? मोशन विच रिपीट, मोशन विच रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये रिपीट करता है, उसको हम पीरियोडिक कहते हैं। अगर ये रिपीटेशन, इफ दिस पीरियोडिक मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, अगर ये मीन पोजीशन के अबाउट अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, जैसे टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो उसी को हम क्या कह देते हैं? ऑसिलेशन कह देते हैं। तो वो पीरियोडिक मोशन जो अपने मीन पोजीशन के अबाउट हो, उसको हम पीरियोडिक कहते हैं। इफ दिस मोशन इज नॉट टू एंड फ्रो, मतलब रिपीट तो कर रहा है लेकिन टू एंड फ्रो नहीं है, मतलब नॉट अबाउट मीन पोजीशन। जैसे एग्जांपल मैं बोल देता हूं सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही क्यों ना हो, ये नॉन ऑसिलेटरी मोशन होता है। नॉन ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है कि ये ऑसिलेशन नहीं है। नॉन ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है ये ऑसिलेशन ही नहीं, ये ऑसिलेशन नहीं है, क्योंकि वो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो नहीं हो रहा है, वो एक रिपीट कर रहा है अपने पाथ को कि ऐसे नॉर्मल रिपीटेशन, तो उसको कहते हैं हम नॉट अ ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन मीन पोजीशन के बाद अगर ट्रू एंड फ्रो हो, जैसे इस पोजीशन के बाद पार्टिकल आगे गया, फिर यहां आया, फिर पीछे गया, फिर यहां आया, तो इसको हम कह देते हैं ऑसिलेशन। इफ दिस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड स्मॉल है, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ऑसिलेशन is large. If amplitude of this oscillation is large, then motion is not SHM, not simple harmonic motion, only oscillation. तो ये सिंपल ऑसिलेशन ही होगा, सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। If amplitude of oscillation is small, amplitude this oscillation is large, हाँ ठीक है, amplitude of oscillation is small. If amplitude of oscillation is small, then this is SHM। और इसी की अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती है, SHM की अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी के SHM को हम वाइब्रेशन कहते हैं। अब यहां पे एक ट्रिक है, जैसे मैं ऊपर वाले मोशन की बात करूं तो क्या सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी होंगे? नहीं, पीरियोडिक ये भी तो है, ये भी तो एक फिक्स पीरियड के बाद अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, ये कहां ऑसिलेटरी है? तो ऑल पीरियोडिक इज नॉट ऑल ऑसिलेटरी, ऑल पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी, ऑल ऑसिलेटरी इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, बट ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑसिलेटरी, ऑल ऑसिलेटरी इज पीरियोडिक। नीचे से बात करेंगे तो ऊपर वाला अपने आप इनबिल्ट होगा। इस पे सवाल आते हैं और कई बार पूछे गए। दूसरी बात,
अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूं, एसएचएम की बात करूं, तो क्या एसएचएम ऑसिलेटरी होता है? हाँ, ऑसिलेशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, ऑसिलेशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड, स्मॉल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। एनर्जी इसका रहता है कंजर्व, एनर्जी इसका कहता है कंजर्व। सिर्फ वही मोशन एसएचएम करा सकता है जो कंजर्वेटिव हो, नहीं कंजर्वेटिव नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही एसएचएम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट एसएचएम होता है, के अबाउट एसएचएम होता है ना। और वहां पे एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व्ड। एम्पलीट्यूड क्या रहता है? स्मॉल। और स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही एसएचएम होता है। जो रीस्टोरिंग फोर्स है वही एसएचएम कराता है। रीस्टोरिंग फोर्स कैन परफॉर्म एसएचएम, कैन परफॉर्म एसएचएम, कैन परफॉर्म रीस्टोरिंग फोर्स। और वो जो रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए। -x में दो बातें हैं कि पोजीशन के साथ लिनियरली वेरिएबल होना चाहिए। कांस्टेंट फोर्स कभी भी एसएचएम नहीं कराता। क्यों भाई? क्योंकि ये फोर्स एसएचएम करा रहा है जो x के साथ प्रोपोर्शनल है। तो कांस्टेंट फोर्स कभी भी एसएचएम नहीं कराता। कांस्टेंट फोर्स एसएचएम नहीं कराता, एसएचएम नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। क्योंकि अगर कांस्टेंट फोर्स है, फिक्स फोर्स है, तो एक डायरेक्शन में भगाएगा, है ना। वो एसएचएम नहीं करा सकता। तो फोर्स दो तरीके से वेरी करनी चाहिए। पोजीशन चेंज हो तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो, और पोजीशन पॉजिटिव तो फोर्स निगेटिव, और फोर्स निगेटिव, सॉरी पोजीशन पॉजिटिव तो फोर्स निगेटिव, पोजीशन निगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव। यही तो रीस्टोरिंग फोर्स का काम है, यही तो रीस्टोरिंग फोर्स का काम है। अगर पोजीशन पॉजिटिव आगे तो फोर्स पीछे, पोजीशन पीछे तो फोर्स आगे, यही तो रीस्टोरिंग फोर्स का काम है। यहां पे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहां पे लगाते हैं -k/x। ये फोर्स एसएचएम करा सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं F इज इक्वल टू x², एसएचएम नहीं करा सकता। F इज प्रोपोर्शनल टू -t, एसएचएम नहीं करा सकता। F इज प्रोपोर्शनल टू t², एसएचएम नहीं करा सकता। टाइम के साथ वेरिएबल नहीं, और पोजीशन के साथ भी वेरिएबल, कोई ऐसी वेरिएबल नहीं, सिर्फ -x के साथ वेरिएबल। जैसे मैं फोर्स लिखता हूं -k(x⁴n), और अगर n तुम्हारा इवन नंबर है तो कभी भी एसएचएम नहीं हो सकता। जैसे n के जगह पे मैं रखूं 2, 4, 6, 8, कभी भी एसएचएम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता एसएचएम। जैसे F इज इक्वल टू x-2 का पावर n है। अगर n यहां पे कोई भी 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो फोर्स हमेशा निगेटिव ही रहेगा ना। जैसे देखो ये x तुमने रखा, x प्लस है और स्क्वायर 2, तो मान लो कि x तुम्हारा पॉजिटिव का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव का स्क्वायर करूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा। तो फोर्स हमेशा निगेटिव रह गया, फोर्स हमेशा क्या रहेगा? निगेटिव। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -x³। ये ऑसिलेशन हो जाएगा, बट नॉट एसएचएम, नॉट एसएचएम। ऑसिलेशन क्यों हो जाएगा? ये क्या रहेगा? एसएचएम नहीं तो क्या रहेगा? ट्रांसलेशन, क्योंकि फोर्स एक फिक्स माइनस डायरेक्शन में लग रहा है। यहां पे प्रोपोर्शनल टू -x³ है, x को प्लस रखोगे, प्लस का क्यू प्लस, फोर्स देखो माइनस साइन के साथ निगेटिव में है। अगर x को निगेटिव रखोगे तो माइनस का क्यू माइनस, x को निगेटिव रखोगे, x को तुम क्या रखोगे? निगेटिव, ठीक है। तो माइनस का क्यूब निगेटिव और माइनस माइनस प्लस आ गया। हाँ ठीक है। तो इसमें देखो तुम अगर x को बेटा माइनस रखते हो तो रख के देखो, x को माइनस रखो, -3 रखो, -10 रखो, फिर उसका क्यूब करो, क्या फोर्स पॉजिटिव आ रहा है? हाँ सर। x को पॉजिटिव रखोगे तो क्या फोर्स निगेटिव आ रहा है? हाँ सर। तो क्या ये एसएचएम करा सकता है? नहीं, क्यूब है, प्रोपोर्शनल x का क्यूब है, तो ये एसएचएम नहीं करा देगा, ऑसिलेशन तो करा देगा। मतलब ये रीस्टोरिंग जैसा काम तो कर रहा है कि फोर्स पॉजिटिव तो पोजीशन पॉजिटिव तो फोर्स निगेटिव, पोजीशन निगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव, रीस्टोरिंग जैसा काम कर रहा है, लेकिन ये ऑसिलेशन ही होगा। ये क्या होगा? ये ऑसिलेशन ही होगा। अब यहां से फोर्स इज इक्वल टू -k/x, जहां पे k क्या है? फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एसिलेशन, तो मास इंटू एसिलरेशन बराबर -k/x वेक्टर, m नीचे आ जाएगा। तो एसिलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू -k/m/x वेक्टर, इसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। k/m इज एंगुलर वेव नंबर का होल स्क्वायर, ये होता है। कभी भी लीनियर एसिलेशन होता है या एंगुलर एसिलेशन हो, उसके फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट को छोड़ के जो कांस्टेंट आता है उसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ये k/m ओमेगा स्क्वायर, देखो k/m इज ओमेगा स्क्वायर। तो एसिलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, जहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तुम्हारा 2π/t। तो इसीलिए तो कहते हैं कि a और x का रिलेशन कहीं दिया हुआ है, तो एसिलेशन के फॉर्मूले में x को छोड़ दो, माइनस एसिलेशन के फॉर्मूले में x को छोड़ दो, ये बचा हुआ कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर।
अच्छा, ए को क्या लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, एक्सेलरेशन को ये तो लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, एक्सेलरेशन तो डीवी बाई डी टी और वी को लिखेंगे डीएक्स बाई डी टी। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको इधर ले आओ, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट ये माइनस इधर जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, यही तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है बाबू साहब, यही तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, यही तो है वो टर्म इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये दोनों टर्म एक ही है, अलग नहीं है। जैसे इक्वेशन ऑफ वेव तुम डिराइव करते हो, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वी कहां आता है, वी कहां आता है, तो वी कहां आता है, टाइम इधर है तो इधर आएगा वी। याद करो डबल डिफरेंशियल टर्म वेव इक्वेशन ऑफ वेव के लिए, तो ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये दोनों सेम ही, अलग नहीं है, ए को बस डबल डिफरेंशिएशन के टर्म से लिख दिया। तो यहां पे इस इक्वेशन ऑफ एसएचएम में एक्स को डबल डिफरेंशिएशन करो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स की सीधी वैल्यू रख दो, तो ये दोनों टर्म जोड़ के 0 आना चाहिए। तो ये पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। इसको कौन सा पोजीशन का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा टाइम के साथ, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स में एक्स क्या रखूं कि इक्वेशन को जस्टिफाई करे, तो एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई जैसा ही कोई टर्म हो सकता है, जहां पे फाई है इनिशियल फेज, ए है एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एक्स है पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं फाई को 0 रखता हूं तो मोशन स्टार्टेड फ्रॉम मीन, मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन, और ये पूरा प्रूफ किया है कि अगर मैं मोशन मीन से स्टार्ट कर रहा हूं तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, मोशन मीन से स्टार्ट कर रहे हो तो x0, तो x0 रख के t इक्वल टू 0 पे x0 रख के फाई निकालो। ये कैसे, ये रटा हुआ है कि हम जानते हैं कि मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन, तो मोशन कब स्टार्ट होता है, t0 पे, मीन से मतलब x0, तो t0 रखो x0 रखो फाई निकालो। उसी तरीके से अगर मोशन स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम से, तो मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम, मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम मतलब तो ये आ जाता है तुम्हारा पाई बाई 2, मतलब t0 पे x a है। अगर मोशन स्टार्ट किया है a बाई 2 से तो पाई बाई 6 आएगा। मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम a बाई 2 पे क्या आ जाएगा, अगर मोशन t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू a बाई 2 है तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। और मोशन अगर स्टार्ट हुआ है x इज इक्वल टू a बाई रूट 2 से तो फाई आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 8, पाई बाई 4, पाई बाई 4 4 4 4 4 4 4 पाई बाई 2, पाई बाई 4, सही, पाई बाई 6, फिर पाई बाई 4 ज्यादा हुआ ना, पाई बाई 6 से पाई बाई 4 ज्यादा होगा, हाँ सही है। पाई बाई 8 कर दूंगा तो कम हो गया ना, तो ये कैसे निकलेगा, तो भाई रखना t इज इक्वल टू 0 पुट कर और उसमें x को रख, ये फाई आ जाएगा। तो अलग अलग पोजीशन से अगर मोशन शुरू होता है तो ये फाई की वैल्यू है। यहां पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये x इज इक्वल टू 0, यहां पे x इज इक्वल टू प्लस a, यहां पे x इज इक्वल टू a बाई 2, यहां पे x इज इक्वल टू a बाई रूट 2, फिर है x इज इक्वल टू a बाई 2 पे पीछे जाता हुआ पार्टिकल, फिर मीन पोजीशन पे अगर पीछे जा रहा है पार्टिकल और मीन पोजीशन से आगे जा रहा है तो यहाँ पे फेज होता है तेरा पाई का, यहाँ पे होता है फेज, यहाँ पे फेज याद कर पाई बाई 6 का। तो यहां से यहां तक एक्चुअल में जो फेज ट्रेवल करता है ना पाई बाई 6 चलता है, क्योंकि पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री और साइन 30 होता है हाफ, तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा। क्या ये फील आया जो मैंने बोला, यहां से यहां होता है पाई बाई 3 का फेज, तो ये गैप है पाई बाई 6 का, यहाँ पे फेज 0 था और गैप पाई बाई 6 का है, तो 0 प्लस पाई बाई 6 आएगा, फिर ये पाई बाई 6 और गैप पाई बाई 3 का, तो यहाँ पे पाई बाई 2 आएगा, ये पाई बाई 2 और ये गैप फिर से पाई बाई 3 ऐड करेंगे, तो पाई बाई 3 पाई बाई 2 बता क्या हो, 3 दूना 6 3 2 5, पाई बाई 6 एलसीएम आएगा। यहां पे तुम्हारा आ जाएगा देखो पाई, अगर मोशन मीन से शुरू हो रहा है आगे जा रहा है तो 0 का फेज, मीन से शुरू हो रहा है पीछे हो रहा है तो पाई का फेज। उसी तरीके से माइनस a बाई 2 और माइनस a, ये गैप हो जाएगा तेरा पाई बाई 6 का, और ये गैप हो जाएगा तेरा पाई बाई 3 का, ये गैप हो जाएगा फिर से पाई बाई 3 का, ये गैप हो जाएगा तेरा पाई बाई 6 का। और अगर मान ले कि मोशन यहां से शुरू हुआ है तो इनिशियल फेज तो लिखेगा पाई से, मोशन यहां से शुरू हुआ है तो पाई बाई 2, यहां से शुरू हुआ है हाफ ऑफ द एक्सट्रीम से पीछे जा रहा है तो 5 पाई बाई 6, तो ये वो फेज है जब मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल फेज ये है। अब मान लो मोशन यहीं से स्टार्ट हुआ है और पार्टिकल यहां गया तो कितना फेज चला,
ये है, कितना फेज चला, कितना फेज चला, कितना फेज चला। मान लो मोशन यहां से शुरू हुआ, कितना टाइम लगा, तो याद रखियो अगर मोशन यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक गया है, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, ये टाइम होता है T/12। सर कैसे याद रखना है, सुन कुछ मत कर, पाई को तू रख दे, ये जो तू फेज रखा है ना, इसी फेज में पाई को तू पुट कर दे T/2, बस वो तुम्हारा टाइम दे देगा। ये मास्टर पाई को तू रख दे T/2, तो बता पाई कितना है सर, पाई/6 है, तो कुछ मत कर, 6 रहने दे, पाई को रख T/2, तो 6 दूना 12, ये टाइम है, यहां से यहां तक चलने का टाइम है T/12। तो सर ये वाला टाइम हो जाएगा T/6 आपके अकॉर्डिंग, हाँ, और T/6 T/12 जोड़ोगे तो ये आएगा T/4। ओ झमाझम, कुछ मत कर, पाई को T/2 रख, तो 5T/12, कुछ मत कर, पाई को T/2 रखते, तो यहां पे टाइम आएगा कैपिटल T/2, बिल्कुल आधा ऑसिलेशन पूरा किया, ये हो जाएगा 3T/4, और ये हो जाएगा फिर से टाइम कैपिटल T। ये पीछे जा रहा था तब का टाइम है, और ये पूरा मोशन कंप्लीट किया तब का टाइम है, जब 2 पाई फेज होगा तो टाइम T आएगा। अब इस पे लाखों सवाल है, हजारों सवाल है कि बताओ पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो T1 टाइम ले, यहां से यहां पहुंचा T2 टाइम ले, कौन सा टाइम ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये टाइम जो तुम्हारा है, कौन सा टाइम है ये, T/12 है, कम है, और ये ज्यादा है, ये कम फेज चला है, इसमें ज्यादा फेज चला है। दूसरी बात, ये वाला रह गया तुम्हारा, इसमें कितना फेज चलता है, तो पाई/4, तो पाई को रखोगे T/2, तो टाइम होगा T/8। अगर मीन से मोशन शुरू हुआ है, तो a/√2 तक जाने में कितना फेज ट्रेवल कर लेगा और कितना टाइम लेगा, बताओ। सारी पीएचडी हो गई कि नहीं हो गई, बताओ इसमें। सर तो बड़ा आसान है, और क्या, मतलब दिमाग में एकदम सेट हो रहा है कि नहीं, एकदम फायर कंसेप्ट है कि नहीं। चलो ठीक है सर, अब आपने पढ़ा था x = a sin ωt+5, ये पढ़ा था, x = a sin ωt+5 हमने पढ़ा था। अब x = a sin ωt+5 है। इफ मोशन स्टार्टेड फ्रॉम मीन, इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन, अगर मीन से मोशन स्टार्ट हुआ है तो फाई 0 होगा, तो x = बचेगा a sin ωt। बड़ा आसान है, यहां से एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो v बराबर आएगा a sin ωt का डिफरेंशिएशन cos ωt इंटू ओमेगा बाहर, और इसी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो v एक्सीलरेशन आ जाएगा -a cos ωt का डिफरेंशिएशन माइनस sin ωt, देखो माइनस sin ωt, और ओमेगा टी का एक ओमेगा, पहले से ओमेगा था तो ओमेगा स्क्वायर। यहीं से तुम्हारा प्रूफ होगा कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, a एट एक्सट्रीम, मतलब पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, एक्सट्रीम पर। v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, a ओमेगा, कहां पर, मीन पर। और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, a ओमेगा स्क्वायर एट एक्सट्रीम पर, देखो a ओमेगा स्क्वायर। और तुम देखोगे तो पोजीशन से पाई/2 आगे चलता है तेरा वेलोसिटी, और वेलोसिटी से पाई/2 आगे चलता है एक्सेलरेशन, इससे पाई आगे चलता है। तो पोजीशन से आगे वेलोसिटी, वेलोसिटी से आगे एक्सेलरेशन, पाई/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो ये सवाल पूछे जाते हैं, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस बताइए। तो मैं उसके पीछे, मेरे पीछे वो हर एक किस्मत, ना मैं इससे मिल पाऊं ना ये मेरे से मिल पाए, क्योंकि हमें पाई/2 का फेज डिफरेंस चल रहा है, हमें पाई/2 का फेज डिफरेंस चल रहा है, हमें पाई/2 का फेज डिफरेंस चल रहा है, पाई/2 का फेज डिफरेंस चल रहा है। चलिए भाई साहब, पाई/2 का फेज डिफरेंस चल रहा है। अब देखो तो वेलोसिटी का ये रिलेशन आया है a ओमेगा cos ωt, हाँ सर आया है। और ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, हाँ। वेलोसिटी और x का क्या रिलेशन होता है, तो v बराबर ओमेगा इंटू √a² माइनस x², ये रिलेशन है क्या, हाँ। ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, ये वेलोसिटी एंड पोजीशन का रिलेशन। जैसे तुम कहते हो एक्सेलरेशन का रिलेशन, अब ग्राफ भी बनाते चलो, तीनों का ग्राफ इसी में बनाएंगे। मान लो पोजीशन टाइम का ग्राफ मैं बनाता हूं, x और t का ग्राफ क्या बनेगा, तो x टाइम के साथ वेरी कर रहा है इस इक्वेशन से। सर कॉस से भी तो वेरी कर सकता था, हाँ, मोशन अगर एक्सट्रीम से शुरू होता तो t = 0 पे कॉस का इक्वेशन बनता। तो ये तुम्हारा पोजीशन है, मान ले ये तुम्हारा पोजीशन है, x बराबर प्लस है, ये तुम्हारा पोजीशन है। तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा a cos ωt, मतलब कॉस के साथ चलेगा, और इसकी एक्सट्रीम वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होगी a ओमेगा, वो कहां पे होगी, मीन पर। मतलब यहां से ग्राफ शुरू होगा, यहां से कुछ ग्राफ शुरू होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है।
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये वेलोसिटी। अब इसमें समझाता हूं तुम देख, ये अगर तेरा वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है ए ओमेगा, और जब मीन पे तेरा वेलोसिटी मैक्सिमम है तभी तू पोजीशन देख जीरो है। जब वेलोसिटी तेरा थोड़ा कम हुआ, मतलब यहां पे देख वेलोसिटी जब तेरा जीरो हुआ, देखो ना वेलोसिटी जीरो हुआ तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। जब वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ तो देख फिर पोजीशन मीन पर है। जब ये जीरो हुआ, वेलोसिटी जीरो हुआ तो देख पोजीशन मैक्सिमम। ठीक है, अब तीसरा देख, अब तीसरा देख एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का एम्पलीट्यूड और ज्यादा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी के साथ ग्राफ बनेगा तो ये बनेगा ऐसा, 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 ऐसा। तो व्हाइट कलर से जो बना है वो एक्सीलरेशन है, ये तेरा वेलोसिटी है, और ये तेरा पोजीशन। अब ध्यान से गौर से देख, चीजों को समझ में, ध्यान से और गौर से देख, चीजों को समझ में आएगा। देख भाई, अगर तू दो दो करके बनाएगा तो ये तेरा अगर पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सिनुसाइडली पीरियोडिक वेरी कर रहा है, तो ये तेरा एक्सीलरेशन होगा। सब बड़ा बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि एक्सीलरेशन का जो पीक वैल्यू है वो ए ओमेगा स्क्वायर। जब मीन पोजीशन पे तेरा पोजीशन जीरो है तो एक्सीलरेशन भी जीरो है। जब तेरा पोजीशन प्लस ए हुआ है, प्लस ए हुआ है, उसी समय एक्सीलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हुआ है। फिर जब तेरा पोजीशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो। जब तेरा एक्सीलरेशन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर हुआ है, उस समय पोजीशन तेरा माइनस ए है, क्योंकि निगेटिव साइन का फर्क है। देखो यहीं से ए साइन ओमेगा टी को अगर एक्स लिखोगे तो ए बराबर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये ए और एक्स का रिलेशन, ये है ए और टाइम का रिलेशन। खुद देखिए, खुद देखिए और पहचानिए इस चीज को। खुद सोच सकते कि नहीं, खुद सोच सकते हैं कि नहीं। और अगर कहीं किताबों में ऐसे बना दिया है, इसका इसका रफली मतलब मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं, सिर्फ फेस दिखाए कि ये ऊपर तो ये नीचे, तो भी चलेगा ना। रफ डायग्राम बनाया, क्या पता ओमेगा की वैल्यू 1 है। तो कई बच्चे कह सकते हैं शायद मैंने मेड इजी में एम्पलीट्यूड में फर्क नहीं बनाया, ये तुम्हारा पोजीशन बोल दिया है तो ये जस्ट पाई के फेस डिफरेंस के साथ एक्सीलरेशन बोल दिया है, तो ओमेगा 1 भी तो हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं कि हमेशा ऊपर नीचे जाए, हाँ, लेकिन फेस डिफरेंस पाई का रहेगा, बट फेस डिफरेंस पाई का रहेगा। तो एकदम मजे आ गए कि नहीं? अब बताओ, तो तुमने तीन ग्राफ बनाए, पोजीशन का टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, और एक्सीलरेशन का टाइम के साथ, तीन ग्राफ बनाए। अब मैं वेलोसिटी का बनाता हूं एक्स के साथ, तो वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा रिलेशन आता है, वी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1। अब मुझे ये स्पीड ऑफ लाइट से कैसे याद है, तो इसका ट्रिक है, ये ग्राफ इलिप्टिकल बनता है तो पता है, तो इलिप्टिकल जैसा इक्वेशन बनेगा। अब वेलोसिटी का स्क्वायर तो वेलोसिटी की पीक वैल्यू, पोजीशन का स्क्वायर तो पोजीशन की पीक वैल्यू, ऐसा ग्राफ। यहां पे अगर वेलोसिटी है तो ये ए ओमेगा आएगा, और यहां पे पोजीशन है तो एक्स बराबर आएगा। और तभी तो ये इलिप्स का ये रेडियस छोटा है क्योंकि सिर्फ ए है, और ये रेडियस बड़ा है क्योंकि ए ओमेगा है। सर आपके अकॉर्डिंग बराबर भी हो सकता है, सर्कल भी बन सकता है अगर ओमेगा 1 है तो, वाह आग लगा दी, बिल्कुल बन सकता है। ये तो बढ़िया सवाल हो गया। ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन velocity and position, velocity and position is circle, सर्कल बिल्कुल, इफ ओमेगा बराबर 1। तो वेलोसिटी बिटवीन, ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन में भी सर्कल, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन में भी सर्कल। ये तो बढ़िया चीज हो गई रे। इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, अच्छा रहेगा। कितना बढ़िया सवाल हो गया, सोचो। आओ मैं इसे पोल भी बना देता हूं तुम्हारे लिए। ग्राफ बिटवीन, बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, पोजीशन इन एसएचएम इज इलिप्टिकल, इलिप्टिकल may be circular, straight,
सिनुसॉइडल दो, लो करा दिया। अब देखते हैं कितना लोग सही करते हैं, मजा आ जाएगा एकदम। देखो अब ग्राफ बिटवीन, ये हो गया तेरा ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन। अब है ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये भी इलिप्टिकल बनेगा, इलिप्टिकल बनेगा। कैसा इलिप्स बनेगा? तो ये है तेरा ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर ओमेगा का पावर 4, ए ओमेगा स्क्वायर होता है ना। अच्छा इसको डायमेंशन से भी याद करना सिखाया था। वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, से ही क्या। तो ये ग्राफ बनेगा ए और वी का। सर ए और टी का ग्राफ वो बना दिया, ए और एक्स का ग्राफ ये भी बना दिया। ए और एक्स का तो बना है, ए और एक्स का कैसा बनेगा? ऐसा, जब तुम्हारा कैपिटल ए ओमेगा स्क्वायर एक्सीलरेशन होगा तो एक्स बराबर माइनस ए आएगा। जब यहाँ पे एक्स बराबर प्लस ए है तो ये देखो है माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ये तुम्हारा ग्राफ है एक्सीलरेशन एंड पोजीशन, एक्सीलरेशन एंड पोजीशन। बताओ मजा आ गया? बताओ मजा आ गया? अब इस पर सिंपल सी बात है, मीन पोजीशन पे क्या होता है एक्सीलरेशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्स बराबर a/2 पे एक्सीलरेशन क्या होगा, निकालो। एक्स बराबर a/2 पे एक्सीलरेशन क्या होगा? कौन से पोजीशन पे एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा? तो एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्स के टर्म्स में पता है, लिख दो। a बराबर तुम्हारा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड वेलोसिटी बराबर होता है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को इक्वल कर दो, एक्स की वैल्यू निकालो। किस एक्सीलरेशन पे एक्सीलरेशन, किस पोजीशन पे एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ एम और ये रवि की वैल्यू, इसका स्क्वायर करके रख दो तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एम ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर होता है, सॉरी के होता है, एम ओमेगा स्क्वायर के होता है। तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तेरा आ गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। और यहीं पे काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में लिखता, तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आता हाफ एम और ये रहा ना वी स्क्वायर। वी स्क्वायर होता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये होगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहां से तेरा एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये तेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन और ये काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी जीरो निगेटिव, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कैंट बी निगेटिव, कैंट बी निगेटिव, कैंट बी निगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव पे नहीं होता है। एट मीन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम क्यू बाई हाफ के ए स्क्वायर। मीन पर एक्स को जीरो रखो, मीन पर टाइम को जीरो रखो तो हाफ के ए स्क्वायर आएगा। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ के ए स्क्वायर। कहां पे होता है? मीन पे। एट एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी क्या हो जाएगी? जीरो। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या ये समझ में आती है? एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या ये समझ में आती है? ओ भाई साहब आग लगा दी इस मास्टर ने, समझ में आती है? हाँ। और काइनेटिक एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं होता है, स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, नहीं है तो नहीं होगा। हाँ काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर मैं मूविंग पार्टिकल पे बैठ के उसी पार्टिकल को देखूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन ग्राउंड से देखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना। लेकिन यहां पे हम वो डिफरेंस नहीं कि यहां पे क्या मान लिया यहां पे क्या मान लिया, और चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होता है सिंपल हाफ के एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी टाइम के फॉर्म में लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। ये तेरी काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूं तो एक्स को जीरो रखूंगा तो मीन पोजीशन, तो मीन पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है
और वो जीरो हो जाएगी, मिनिमम जीरो हो जाएगी। व्हेन 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 रेफरेंस पॉइंट इज एट मीन, पॉइंट इज एट मीन, रेफरेंस पॉइंट अगर हमने मीन में लिया है तो, अगर हमने रेफरेंस पॉइंट मीन पे जीरो लिया है तो, अगर रेफरेंस पॉइंट मीन पे हम यू नॉट ले लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की जो पोटेंशियल एनर्जी की जो जनरल टर्म होगी, मैं लिख के समझाता हूं, ध्यान से देखना। पोटेंशियल एनर्जी की जो जनरल टर्म होगी, जनरली पढ़ाते समय स्किप कर देते हैं क्योंकि समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो हमें स्किप नहीं करना, हमें एफर्ट्स मारना है। ऐसा थोड़ी नहीं कि मुश्किल चीजें छोड़ देंगे तो मुश्किल चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे होता है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट, किसी भी एक्स पे होगा तो इसकी मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एक्स जीरो पे, वो यू नॉट होगी और वहीं पे मिनिमम पोटेंशियल आएगा, तो मिनिमम पोटेंशियल हमारी यू नॉट कहलाएगी, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम पोटेंशियल क्या हो जाएगा फिर, तो मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट, हर जगह यू नॉट यू नॉट यू नॉट टर्म एक्स्ट्रा ऐड होगा और क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है। उस केस में जब टोटल एनर्जी तुम लिखोगे, टोटल एनर्जी तुम्हारी होगी, टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक बोलो क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है क्या, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के टर्म से काइनेटिक यही है। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। अगर यू नॉट मेरा रेफरेंस जीरो नहीं है, अगर यू नॉट ही है रेफरेंस, तो उसके टर्म्स में जनरलाइज लिखेंगे, तो ये लिखेंगे यहां से हाफ के ए स्क्वायर, देखिए हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर कट जाएगा प्लस यू नॉट, तो ये तुम्हारी टोटल एनर्जी आएगी। और किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी हमारी क्या रहती है, कंजर्व। अगर रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट माना है तो हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट होगी। इफ रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, इफ रेफरेंस यू नॉट इज जीरो, तो टोटल एनर्जी हमारी हमेशा रहेगी हाफ के ए स्क्वायर। अब वही है, मीन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो, एक्सट्रीम पर काइनेटिक जीरो, हाँ काइनेटिक जीरो, एक्सट्रीम पर काइनेटिक जीरो, काइनेटिक मिनिमम और पोटेंशियल मैक्सिमम, और कोई बात नहीं है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा साहब जी, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, तो ग्राफ बनेगा काइनेटिक एनर्जी और एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो लैटरल पैराबोला, मतलब नीचे लैटरल नहीं डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो देखिए जब एक्स बराबर ए है तो देखिए काइनेटिक जीरो है, क्या ये काइनेटिक एनर्जी, और जब एक्स बराबर माइनस ए है तो भी काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या है। और पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ये पोटेंशियल ग्राफ, और ये जो ग्राफ है मैंने बनाया स्ट्रेट लाइन, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया वो एडजस्ट कर लो, ये है तुम्हारा टोटल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। अब पूछेगा पोजीशन बताओ जहां पे टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है, फाइंड एक्स वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल, फाइंड एक्स वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल, एक्स इज जीरो, और कुछ नहीं करना, कंडीशन ये दिया है एक्स पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो, फाइंड एक्स वेयर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल, फाइंड एक्स वेयर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड एक्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कुछ नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए फाइंड एक्स, कुछ नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखो यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला रख दो, वहां से एक्स निकालो, टाइम पूछा है तो भी एक्स निकालो, और उस एक्स पर कितनी टाइम के बाद हम पहुंचेंगे देख लो, डायरेक्ट इस पर सवाल है, आप देख सकते हैं नोट्स में, डायरेक्ट सवाल है इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट। अब है टाइम पीरियड डिफरेंट चीजों का, जैसे मान लो कि मैं पोजीशन का टाइम देखता हूं, पोजीशन का टाइम पीरियड देखता हूं टी, फ्रीक्वेंसी देखता हूं एफ। अगर मैं वेलोसिटी का टाइम पीरियड देखूं तो वेलोसिटी भी ऑसिलेट कर रहा है विद द सेम टाइम पीरियड विद द सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन अगर मैं स्पीड देखूं तो स्पीड आधे टाइम में अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, इसलिए उसकी रिपीटेशन पर सेकंड नॉर्मल से डबल हो जाएगी। अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते हो तो ये बनता है कि नहीं, बोला हाँ। अगर तेरा ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम का होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ये रिपीटेशन ऐसा होगा, ये स्पीड का ग्राफ है। तो जब तक वेलोसिटी अपना एक ऑसिलेशन पूरा करता है स्पीड आधा ही करता है, और एक्सेलरेशन का अगर देखेंगे तो ये होगा टी और एफ, और काइनेटिक एनर्जी का देखें तो आधा हो जाएगा T/2 और 2F। के माइनस पी का देखेंगे तो ये भी आधा ही हो जाएगा, के माइनस पी की वैल्यू, लेकिन मॉड ऑफ के माइनस पी की वैल्यू देखेंगे, मॉड ऑफ के माइनस पी की वैल्यू देखेंगे
तो हो जाएगा T/4 एंड 2F, सॉरी T/4 एंड 4F। मॉड ऑफ Ke माइनस पी, मॉड ऑफ Ke माइनस पी तो अलग चीज होगी ना, मतलब Ke माइनस पी का सब्ट्रैक्शन वो एक ऑसिलेशन में 4 बार होगा। Ke माइनस पी का सब्ट्रैक्शन यहां देखोगे तो Ke माइनस पी का सब्ट्रैक्शन कितना है, टोटल एनर्जी के बराबर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो, टोटल एनर्जी के बराबर। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी। सॉरी फिर यहाँ पे अगर मॉड के साथ देखोगे तो यहाँ पे फिर से जीरो हो जाएगी, सॉरी टोटल एनर्जी के बराबर आएगी। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, तो पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक मैक्सिमम, मतलब हाफ के स्क्वायर। और फिर से यहाँ पे Ke माइनस पी का मॉड कितना होगा, फिर मैक्सिमम एनर्जी के बराबर, टोटल एनर्जी के हाफ के स्क्वायर के बराबर होगा। देख लो, तो हाफ के स्क्वायर जीरो, हाफ के स्क्वायर, फिर जीरो, हाफ के स्क्वायर, फिर जीरो, हाफ के स्क्वायर, फिर कहीं बराबर जीरो, फिर हाफ के स्क्वायर, फिर जीरो, हाफ के स्क्वायर, तो 4 बार रिपीट किया कि नहीं किया। और टोटल एनर्जी का देखोगे तो टाइम पीरियड इसका इनफाइनाइट होगा और फ्रीक्वेंसी होगी जीरो, मतलब ये ऑसिलेट नहीं करेगा। टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है क्या? अब अगर कहीं भी आपको फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, अगर हम कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड की बात करें तो देखो, अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है एक्स के फंक्शन में, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, पोटेंशियल एनर्जी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, पोटेंशियल एनर्जी एक्स के फंक्शन में गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, पोटेंशियल एनर्जी एक्स के फंक्शन में गिवन है। तो u एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अगर हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल लेंगे और फोर्स को लिखेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन। और जब एक्सीलरेशन आ गया, जब एक्सीलरेशन आ गया तो एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में एक्स को छोड़ दो, बचा हुआ कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, वहां से टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये एक फुल प्रूफ मेथड है टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का। जैसे मान लो कि तुमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लिख लिया, उसको एक्स मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करके फोर्स लिखो, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से, पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करके, डिस्प्लेस करके फोर्स लिखो, फोर्स लिखो, मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करके फोर्स लिखो, मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करके जो भी नेट फोर्स आता है लिखो और उसको एक्स के बराबर कर दो। वहां से जो फोर्स की इक्वेशन में एक्स को छोड़ के जो आएगा वो तुम्हारा के हो गया, या वहां से एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाई मास करो, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स को छोड़ के जो टर्म बचा वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहीं से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। अगर मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करता हूं सिंपल पेंडुलम का, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। डज नॉट डिपेंड्स ऑन, दो बातें याद रखिएगा, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। हालांकि सिंपल पेंडुलम के लिए एम्पलीट्यूड स्मॉल रखना है, लार्ज करेंगे तो एसएचएम नहीं होगा, ऑसिलेशन हो सकता है लेकिन एसएचएम नहीं होगा। तो T is equal to 2 pi root under L by G, T is equal to 2 pi root under L by G, does not depends on amplitude and does not depends on mass of bob, does not depends on mass of bob, mass of bob पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये तुम्हारा आ गया सिंपल T is equal to 2 pi root under L by G, T is equal to 2 pi root under L by G। अगर अर्थ पे देखोगे तो ये टाइम पीरियड आएगा, और मून पर देखोगे ये अर्थ का टाइम पीरियड है, ये मून का टाइम पीरियड है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी ऑन मून। सेम लेंथ का पेंडुलम है, अगर सेम लेंथ के पेंडुलम को हमने, हाँ टाइम पीरियड लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो सेम लेंथ का पेंडुलम का अगर मैं टाइम देखता हूं अर्थ पे और सेम लेंथ के पेंडुलम का टाइम देखता हूं मून पे, किस पे टाइम ज्यादा होगा, तो मून का जी कम होता है। अगर जी कम होता है तो कम फोर्स से रिस्टोर कराएगा, तो धीरे धीरे रिस्टोर होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ अर्थ, आइडेंटिकल ट्रिपल पेंडुलम। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है सर। अब यहां पे टाइम पीरियड आया T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाई जी इफेक्टिव। अगर ये तुम्हारा किसी लिफ्ट में है तो G इफेक्टिव होगा टाइम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G इफेक्टिव होता है G प्लस A, किसके लिए? अपवर्ड एक्सीलरेशन है तो नीचे लगेगा, अपवर्ड एक्सीलरेटिंग लिफ्ट के लिए।
अगर तुम्हारा लिफ्ट अपवर्ड एसिलेटिंग है तो, अगर तुम्हारा लिफ्ट अपवर्ड एसिलेटिंग है तो, अपवर्ड एसिलरेटिंग लिफ्ट अगर है, अपवर्ड एसिलेटिंग लिफ्ट है तो G प्लस है, डाउनवर्ड एसिलेटिंग लिफ्ट है तो G माइनस है, डाउनवर्ड एसिलेटिंग लिफ्ट, डाउनवर्ड एसिलरेटिंग लिफ्ट है। और अगर फ्री फॉल कर गया लिफ्ट तो G इफेक्टिव हो जाएगा G माइनस G इज इक्वल टू 0, फ्री फॉलिंग लिफ्ट, फ्री फॉलिंग लिफ्ट, फ्री फॉलिंग लिफ्ट मतलब लिफ्ट G से फ्री फॉल कर गया। अगर हॉरिजॉन्टल एसिलेटिंग लिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल एसिलरेटिंग लिफ्ट है, अगर हॉरिजॉन्टल एसिलेटिंग लिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल एसिलरेट कर रहा है लिफ्ट, तो G इफेक्टिव हो जाएगा, G इफेक्टिव हो जाएगा रूट अंडर G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिखेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L डिवाइडेड बाई रूट अंडर G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। एक और कंसेप्ट है, एक और है कि मान लो कोई तुम्हारा एक कार है और कार इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे ये कार चल रहा है 20 स्पीड से, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे 20 स्पीड से कार चल रहा है, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे ये 20 स्पीड से कार चल रहा है, और कार के अंदर एक एल लेंथ और एम मास का पेंडुलम है, उसको डुला दिया तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो इस केस में आप समझने की कोशिश करो, जब ये कार, मान लो ये पूरा कार है और कार ऐसे चल रहा है, तो कार के चलने की वजह से जो बॉब होगा उस पर एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसी के रिस्पेक्ट, तो बाहर की तरफ तुम्हारा हो जाएगा वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर आर, तो वी स्क्वायर बी आर एसिलरेशन, और नीचे जी, तो इफेक्टिव एसिलेशन यहां पे आएगा जी इफेक्टिव आएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर। तो इस केस में अब वो जो बॉब होगा, देखो ना जैसे क्योंकि आगे एक्सिलरेट होता है तो बॉब वर्टिकल रहता है कि थोड़ा पीछे हो जाता है, थोड़ा पीछे हो जाता है, जब ये सर्कुलर पाथ पे एक्सिलरेटेड होगा तो ये आएगा उसकी एक्सिलरेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L डिवाइडेड बाई रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर। ये कुछ केसेस हैं, देखिए ये है, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, इसमें एक चीज, सिंपल पेंडुलम में जो जी इफेक्टिव होगा वो होगा G प्लस QE फोर्स बाई M, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उस केस में अब ये समझिए कि मान लीजिए चार्ज Q है, मास M है बॉब का, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नीचे है, तब ये टाइम पीरियड आएगा, तब ये टाइम पीरियड आएगा। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि QE नीचे और mg भी नीचे, तो QE फोर्स नीचे mg फोर्स नीचे, दोनों फोर्स को ऐड करके m से डिवाइड करो तो बचेगा G प्लस QE बाई M। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और चार्ज है ये माइनस और मास m, तो भी यही टाइम पीरियड आएगा, दोनों केस में सेम टाइम पीरियड आएगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और निगेटिव चार्ज है तो फोर्स तो नीचे लाएगा। अगर आपका चार्ज Q है, मास m है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, और अगर आपका चार्ज Q है, मास m है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नीचे है, इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में क्या हो जाएगा बताओ? अरे यार हैंग कर रहा बोर्ड, फालतू में बोर्ड हैंग कर रहा है। फालतू में बोर्ड हैंग कर रहा है। देखिए दो केस बनाऊंगा, चार्ज माइनस Q, मास M, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, नहीं तो चल प्लस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगा? प्लस चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। और ये तेरा प्लस Q चार्ज, मास M, नहीं माइनस Q चार्ज और मास M, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मैं ऊपर रखूंगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे रखूंगा, निगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऊपर लगेगा। इन दोनों केस में mg g के अपोजिट होगा ये एक्सेलरेशन QE बाई M, QE बाई M। तो ये होगा G माइनस QE बाई M, इसमें भी होगा G माइनस QE बाई M। तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट अंडर L बटा G माइनस QE बाई, और यहां पे टाइम पीरियड क्या आएगा?
टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी प्लस क्यू ई बाई एम। लो भाई, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए, एक सवाल जो एम स्टार मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पे कोई क्यू चार्ज रख दो Q1 और इस बॉब पे कोई Q2 चार्ज रख दो, मास है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये Q2 चार्ज है, मास है, तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? बहुत 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 डीप में समझा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ काम नहीं करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर लिक्विड है उसमें कोई एम मास और सिग्मा डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है, रो डेंसिटी के लिक्विड में ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव में तुम खुद ही तय करो, जी प्लस समथिंग आएगा कि माइनस। तो देखो, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लाएगा, बैंड फोर्स ऊपर लाएगा, रो वीजी। रो वीजी बैंड फोर्स कितना होगा? रो वीजी, और इसको मास से डिवाइड कर दोगे तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ऊपर रो वीजी और मास में सिग्मा वीजी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ये है, तो जी से जी कटेगा, वी से वी कटेगा, रो बाई जी, तो जी माइनस, अरे मास तो होगा सिंपल सिग्मा वी, तो वी से वी कटेगा, रो जी बाई सिग्मा, रो जी बाई सिग्मा। तो टाइम पीरियड तेरा आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल, जी कॉमन निकल जाएगा 1 माइनस रो बाई सिग्मा। ले भाई, यही है, कुछ भी अलग नहीं है, यही है, सेम टू सेम डिट्टो सेम, सेम टू सेम डिट्टो सेम। ये है टनल वाला, ये टनल है, इसमें एक बॉल को छोड़ दिया, ऑसिलेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आर बाई जी। लार्ज सेकेंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है और लेंथ 1 मीटर होता है, तभी तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी लिखते हैं। अगर लेंथ को 1 मीटर रख दोगे तो 2 पाई रूट अंडर 1 और जी की वैल्यू 10, तो रूट 10 तो पाई से कट जाएगा, तो 2 सेकेंड टाइम पीरियड आ जाएगा। यह है तुम्हारा सेकेंड पेंडुलम। लार्ज पेंडुलम क्या होता है? लार्ज पेंडुलम होता है कि लार्ज होता है, ठीक है, तरीका हुआ। हाँ, उसका टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं? तो लार्ज पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई जी 1/r प्लस 1/l, जहां पे ये l है लार्ज पेंडुलम का। अब इसी में देखो कि अगर तुम्हारा l बहुत 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 छोटा होता r से, तो r बहुत बड़ा है इसके कंपेयर में, तो r बहुत बड़ा, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g बाई l को ऊपर भेज दो, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। यही तो सिंपल पेंडुलम है, अगर l और r बराबर है तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई, ये बराबर है दोनों, 1/r प्लस 1/r, तो ये हो जाएगा 2/r इंटू जी, r को ऊपर भेज दो, तो 2 पाई रूट अंडर, r ऊपर चला गया, r डिवाइडेड बाई 2g। अगर तुम्हारा l बहुत 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 बड़ा है r से, तो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत बड़ा है लेंथ, तो ये l 1/l इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये 1/∞ 0, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर r/g। यही तो आएगा। नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड पेंडुलम होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर I/mgd। I है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट और पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, जिस पॉइंट से वो ऑसिलेट कर रहा है, उसका पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, जिस पॉइंट के बाद ऑसिलेट कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। चलिए, तो जो पोल डाला था उसका रिजल्ट अपडेट है कि 52,52 बच्चों ने जवाब दिया है, 5200 बच्चों ने जवाब दिया है सिर्फ इलेक्ट्रिकल, 600 बच्चों ने दिया बोथ ए एंड बी। रे पिया रे पिया रे पिया, तेरी डैश लग गई, तेरी डैश लग गई, तेरी डैश लग गई, तेरी डैश लग गई। व्हाट्सएप चैनल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसी पे सवाल भेजा है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन और सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस है तुम्हारा आई। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आया? सिंपल पेंडुलम का केस समझ में आया? कितनी देर होगी क्लास यार? 50 मिनट। देखो कहां ज्यादा हुआ, 50 मिनट। नेक्स्ट देखिए, स्प्रिंग मास ऑसिलेशन। स्प्रिंग मास ऑसिलेशन, अगर मैं बात करूं स्प्रिंग मास ऑसिलेशन का, तो स्प्रिंग मास ऑसिलेशन में ये हमने स्प्रिंग लगाया और यहां पे मास रख दिया है ऑन ए स्मूथ सरफेस के मास है। अगर मैंने ये स्प्रिंग लगाया, यहां पे मास रख दिया एम के एम, ये स्प्रिंग लगाया, ऐसे रख दिया, ये स्प्रिंग लगाया, ऐसे रख दिया, ये स्प्रिंग लगाया, ऐसे रख दिया, या ये स्प्रिंग लगाया, ऐसे रख दिया। इन सभी केसेस में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा, सब सेम। इन सभी केसेस में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो सभी सेम होगा। चलिए, तो इन सभी केसेस में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा सेम होगा। बताओ क्यों? तो ये के, ये भी के, यहां पे डायरेक्टली ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और इसमें क्यूई फोर्स आएगा, लेकिन वही है क्यूई आगे पीछे करने से जो क्यूई है उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो नहीं रहा है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं डालेगा। इन सभी केसेस में टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। सभी केसेस में टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। क्लियर है क्या? बात समझ में आती है? स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये याद रखिएगा कि जैसे मान लो दो स्प्रिंग है जिसका लेंथ का रेशियो L1 L2 है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो क्या होगा? तो याद रखिएगा K1 is to K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 is to 1 अपॉन L2। इनवर्स रेशियो ऑफ लेंथ में आता है। क्या आता है? इनवर्स रेशियो ऑफ लेंथ, मतलब K1 बाई K2 इज इक्वल टू L2 बाई L1 होगा। मतलब अगर आप K और L का ग्राफ बनाएंगे, K और L का ग्राफ बनाएंगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, K और L का ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। समझ में आता है क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सबसे बेसिक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग मतलब कि ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, और यहां से तुम ब्लॉक लगा के उसको डिस्प्लेस करो फोर्स से, तो एक चीज कॉमन है कि दोनों में स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा। आइडियल स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स बोल दो, वो दोनों में सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों स्प्रिंग पे लगने वाला स्प्रिंग फोर्स सेम, बट इलोंगेशन डिफरेंट होगा। अब इसमें K इक्विवेलेंट जो आएगा वो पैरेलल जैसा जुड़ता है, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। मतलब K इक्विवेलेंट आप लिखेंगे K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ये आपका आ जाएगा K। तो K इक्विवेलेंट आपका आ रहा है K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2।
इफ K1 बराबर K2 तो K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा K/2। इफ एन आइडेंटिकल स्प्रिंग connected in series then K equivalent is equal to K/N। K equivalent is equal to क्या होगा K/N। K equivalent is equal to क्या होगा K/N। नेक्स्ट देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करूं तो ये है कि स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, ये है वो स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। यहां पे एक ब्लॉक रखा हमने मास का, तो इलोंगेशन दोनों में सेम होगा क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ और एंडिंग पॉइंट एक साथ। जब ये दोनों को पकड़ के मैं मास से कनेक्ट करके नीचे खींचूंगा तो इलोंगेशन विल बी सेम इन बोथ। दोनों केस में इलोंगेशन क्या होगा सेम होगा गुरुजी, दोनों केस में इलोंगेशन सेम होगा। देख लो हर एक चीज मैंने लिखा है। एक होता है कि पहले से लिख के आओ और फटाफट समझा दूं, उसे समझाना भी आसान है और पहले से लिखा है मेरा दिमाग भी कम चलना है। और उसी तरीके से जब समझाना आसान होगा और दिमाग कम चलेगा तो तुम्हारे दिमाग में भी कम रिटेन होगा। जब समझाना मुश्किल हो, दिमाग ज्यादा चले, मेहनत ज्यादा चले, तो तुम्हारे लिए समझना उतना आसान होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। क्या ये फैक्ट बात है? कमेंट करके बताइए। लिखा लिखाया पे समझाना इजी है कि सब कुछ लिख के समझाना मतलब बेनिफिशियल क्या है? लिखा लिखाया बेनिफिशियल है कि सब कुछ लिख के समझाना एक एक करके बेनिफिशियल। 18 पेज पढ़ा दिया भाई, इतने तो एक क्लास में लिख लिख के पढ़ाए तो नहीं पढ़ा पाते। देखो बताओ यहां से शुरू के ये एक एक बोर्ड पे टाइम लगा यार, एक एक बोर्ड पे टाइम लगा। देख रहे हो एक एक बोर्ड पे तुम देख रहे हो, ये देखो एक एक बोर्ड पे देखो, ये देखो टाइम टेकिंग है सारा बोर्ड, एक एक स्लाइड। ये देख जब जीवन निकल जाए एक स्लाइड में। देख ये देख एक एक स्लाइड देख रहे हो। तो बताओ इलोंगेशन सेम और स्प्रिंग फोर्स डिफरेंट, दोनों में स्प्रिंग फोर्स डिफरेंट। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा डिफरेंट होगा। तो K इक्विवेलेंट इसमें सिंपल होता है K1 प्लस K2, इसमें K इक्विवेलेंट सिंपल होता है K1 प्लस K2। अच्छा मान लो इसी में एक स्प्रिंग से टाइम पीरियड है, मान ले एक अकेला स्प्रिंग से टाइम पीरियड है T1, इस अकेला स्प्रिंग से टाइम पीरियड है T2, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया तो टाइम पीरियड क्या होगा ये करके देखो कैसे करें। तो मान लो कि एक स्प्रिंग से ऑसिलेट कर रहा तो टाइम पीरियड होगा T इक्वल रूट अंडर M बाई K1 और दूसरे से कर रहा तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर M बाई K2। अब दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया तो टाइम पीरियड है मान ले 2 पाई रूट अंडर M बाई K1 प्लस K2। क्या आएगा? हाँ सर सही कह रहा हूं। अब यहां से इस रूट को इधर ले आ तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये इग्नोर कर तो 1 अपॉन K1 प्लस K2 बोल सकता हूं क्या? सर कहां गया 4 पाई M, खा गया उसको। हेलो 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 चलिए ध्यान से देखिएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस K2। हाँ सर बिल्कुल सही है। ये इधर चला गया तो ये स्क्वायर होगा, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इसमें भी आना है तो इग्नोर करो 1 अपॉन K1 प्लस K2। K1 को क्या लिख सकते हैं? तो यहां से अगर मैं निकालू K1 को, इसका रूट इधर ले जाऊंगा, ये सब कट गया, K1 को यहां ले जाओ तो 1 अपॉन T1 का स्क्वायर, 1 अपॉन T1 का स्क्वायर अकेला K1 के जगह पे लिख सकते हो और ये हो जाएगा 1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को उठा के यहां ले जाओ, टी स्क्वायर को नीचे रखो तो 1 अपॉन T1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन T स्क्वायर। अब ये तुम्हें अगर नहीं समझ में आया कैलकुलेशन क्या हुआ कैसे हुआ, कोई बात नहीं, तुम अपने तरीके से करो, आंसर मैच करना चाहिए, अपने तरीके से कर भाई, आंसर मैच करना चाहिए। और यही चीज इसमें भी लगा सकते हैं कि मान लो एक अकेला स्प्रिंग से ऑसिलेट किया K1 से तो टाइम पीरियड T1 था, एक अकेला K2 से किया तो टाइम पीरियड T2 था, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया K1 K2 तो टाइम पीरियड T है। बताओ क्या होगा? सुनो कैसे करोगे, सुनो कैसे करोगे। तो यहां तो सिंपल लिखोगे T1 बराबर 2 पाई रूट अंडर M बाई K1
ये भी लिखोगे T2 बराबर 2 पाई रूट अंडर m बाई K2। अब जब ये आएगा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बटा K इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो अपने को पता है। देखो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट क्या है, यहां से m बाई K इक्विवेलेंट ही तो है ये, तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट आएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। क्या ये लिख सकता हूं? तो ठीक है, तो T इज प्रोपोर्शनल टू, चलो ये भी रूट इधर ले आओ, तो T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो K1 को लिख सकते हैं हम जैसे यहां था, जैसे यहां था, देखो ये था, ये आया था इक्वेशन, तो इस K1 को लिखा था आपने 1 अपॉन T1 का स्क्वायर 1 अपॉन T2 का स्क्वायर, देखिए 1 अपॉन T1 का स्क्वायर इसमें बटे में। यहां पे K1 को क्या लिख सकते हैं, यहां पे K1 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए प्रोपोर्शनल 1 अपॉन K1 को लिखेंगे आप 1 अपॉन T1 का स्क्वायर, तो T1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस T2 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब T स्क्वायर इज इक्वल टू T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। ये देखिए, बताइए मजा आया कि नहीं? अब आप हजारों सवालों लाखों सवाल करिए कि भाई ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, यहां से ये दो स्प्रिंग सीरीज में जुड़ गया, यहां पे एक m मास का ब्लॉक है, टाइम पीरियड बताइए, तो T इज इक्वल हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m बटा K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, मान लीजिए K है, K है, पैरेलल में सिंपल ऐड होता है K 2K, और 2K और K 2K बाई 3। तो कैसे जोड़ दिया, तू कर ना, कर क्या कर लेगा, और ये देखिए ये है m मास का ब्लॉक है, और ये है, ये K और K दोनों पैरेलल में होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बाई 2K। ये है भाई साहब, ये K और K तीनों पैरेलल में होगा, तीनों पैरेलल में होगा। तो चलिए ये बहुत आसान चीजें हैं, ये है, ये बहुत आसान चीजें हैं, ये बहुत आसान चीजें हैं, क्या ये कर लेंगे, क्या ये कर लेंगे? हाँ सर ये सब तो आसान चीजें हम कर लेंगे। नेक्स्ट समझते हैं, थोड़ा मुश्किल चीज समझते हैं, कि मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है और यहाँ का स्फीयर कनेक्ट कर दिया है और ये स्मूथ सरफेस है, तो K और ये मास m, तो टाइम पीरियड हो जाएगा सिंपल 2 पाई रूट अंडर m बाई K, बहुत आसान। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है और यहां पे एक जो स्फीयर है वो रफ सरफेस पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m बाई K, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, जैसा जैसा ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर बाई K। यहां पे रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल एसएचएम होगा, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग है बेटा, और ये एक पुल्ली से कनेक्टेड है, और यहां पे ये कनेक्टेड है, यहां पे ये m मास का ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग है K। अब तो इसका टाइम पीरियड क्या हो, डायरेक्टली m से स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है, और एक ये होता है, लोग इसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं करते, तो कौन करने जाए यार, या सीधा आंसर रट लेते हैं। आओ आपको समझाते हैं कैसे होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा खींच के यहां पर लाता हूं, x डिस्टेंस नीचे लाया मैंने इसको, अगर x डिस्टेंस नीचे लाया, उस समय इसमें टेंशन एक्स्ट्रा जो आया है वो है t, एक्स्ट्रा वाला, ये t इधर t, तो इसमें हो जाएगा 2t, तो 2t बराबर क्या स्प्रिंग फोर्स आएगा क्या, तो 2t बराबर आप स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे इसमें, बताइए कोई दिक्कत नहीं सर, 2t बराबर स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे। अगर इसमें t है एक्स्ट्रा वाला, तो ये टी ये t और t, ये 2t होगा, 2t बराबर स्प्रिंग फोर्स है। अगर इलोंगेशन यहाँ पे x है t टेंशन में, तो डबल t टेंशन में इलोंगेशन क्या होगा, आधा होगा, कि t इंटू एक्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो आप स्प्रिंग फोर्स 2t बराबर स्प्रिंग फोर्स लिख सकते हैं k, और स्प्रिंग फोर्स लिखते हैं kx, तो k इंटू एक्स बाई 2, k इंटू एक्स बाई 2, तो kx बराबर हो जाएगा आपका 4t, या आप 2 को नीचे ले आए, इस 2 को नीचे ले आए, तो t बराबर हो जाएगा kx बाई 4, ये क्वेश्चन आएगा। अब एक बात बताइए, जो ब्लॉक पे एक्स्ट्रा टेंशन लग रहा था वो क्या है, t, तो t को जो एक्सेस फोर्स है वही t को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, यहां तो t को लिखेंगे बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू kx बाई 4, तो k बाई 4 तुम्हारा फैक्टर आया, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई k को लिखेंगे k बाई 4। उसी तरीके से यहां पे आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई 4 के, आप देख सकते हैं।
m/4 की दे। एक और एमआर स्टार सवाल देता हूं, जब यहां इतना मेहनत कर ही रहे हैं, पूरा एक एक चीज लिख के सिखाए भाई, पूरा एक एक चीज, पूरा एक एक चीज। अब इधर देख, मान ले कि ये एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है, बात चल ही रही है तो चले, थोड़ी दूर तक जाए। ये 120 डिग्री, ये 120, अब ना हो तो टेंशन मत लो, ये सवाल नहीं आएंगे नीट में, फिर क्यों करा रहा हो, दिमाग की बत्ती जलानी करी, तो दिमाग तो है ही नहीं तो मत कर, छोड़ दे। बाकी जो सीरीज पैरेलल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये सब वहीं से आएंगे सवाल, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, लार्ज पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम, वहीं से आएंगे, ये नहीं आएगा। चैलेंजर क्वेश्चन है ये, सर आ गया तो 99% बच्चे करके नहीं आएंगे, तो सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप इसको कर लो, ठीक है, इतना तो समझ गए। अब सुनो, 3 स्प्रिंग है आइडेंटिकल, के एंड के, और 120 डिग्री पर तीनों स्प्रिंग है, इसको मैं एक्स डिस्टेंस नीचे कंप्रेस करके छोड़ता हूं तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, देखो आइडेंटिकल है ये, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम पे है, अभी इक्विलिब्रियम पे एक्स नीचे कंप्रेस करके छोड़ा, किसी भी एक स्प्रिंग के लॉन्ग इसको कंप्रेस करके छोड़ा तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये है मास्टर्स। ना हो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन अपन बताएगा कल, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं। टाइम हो गया मेरी दूसरी क्लास का भी, तो मैं अब ये क्लास खत्म करूंगा, ठीक है। अच्छा और बताओ, तो ये केस कर दिया स्प्रिंग का केस, ये केस, वो केस, डैश 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 स्प्रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अटैच कर दिया, वो वाला स्प्रिंग कर दिया, सीरीज पैरेलल कर दिया, सब तो करा दिया यार। अच्छा एक दो केस ऐसा होता है कि स्प्रिंग कट कर दिया तो वो करा दिए बहुत सारे, स्प्रिंग आधा कर दिया, और एक स्प्रिंग था उसे टाइम पीरियड था टी, उस स्प्रिंग को आधा करके दोनों को पैरेलल जोड़ दिया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो आधा करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल, तो 4K हो जाएगा, के इफेक्टिव, के इफेक्टिव हो जाएगा बेटा, पैरेलल में वैसे ही जुड़ता है, और आधा करने पे डबल हो जाता है, और डबल डबल का फिर डबल 4 गुना हो जाएगा स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को आधा से काट के पैरेलल जोड़ दो तो स्प्रिंग कांस्टेंट 4 गुना हो जाएगा, सही बोल रहा हूं, तो इमेजिन करके देखो, ठीक है। तो चलो, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम तो वही है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव जैसा है, एसएचएम में, वेव में, वेक्टर में अपने सेम पर है, ट्रिग्नोमेट्री में, फेजर डायग्राम में सेम पर है, तो उसका कोई खास उपयोग है नहीं। उसके बाद है लिक्विड कॉलम का ऑसिलेशन, लिक्विड कॉलम का ऑसिलेशन वो समझा दिया है, लिक्विड कॉलम का ऑसिलेशन बहुत आसान है, ठीक है। तो धन्यवाद, यहीं पे समाप्त करते हैं आज की कथा को, इतना करा दिया, इसी तरीके से आपको लिख लिख कर रिवीजन करना, इसी तरीके से। तो मुश्किल है, आसान होता तो सब कर लेते ना भाई, थोड़ा तो मुश्किल होगा, ठीक है। और जो कुछ भी बची हुई चीज है, अगर आपको लगता है नोट्स में कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो इसको रिवाइज करने के साथ साथ उसको भी देख लो, थोड़ा सा उसको और कर लो, ठीक है। मैंने 1 घंटे में किया, तुम 3 घंटे में करो, लेकिन 3 घंटे में एक चैप्टर रेडी तो हो जाएगा, 3 घंटे में चैप्टर तो रेडी पूरा हो जाएगा ना। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।